हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2 आप सभी एकदम मस्त स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों की जैसा कि डिमांड थी ना कि संस्कृत शुरू की जाए। आज की क्लास आप लोगों की संस्कृत की होने वाली है और आपके साथ है अजय सर। अजय सर आपकी संस्कृत की एकदम बेहतरीन क्लास करवाने, ठीक है ना। और आज की क्लास जो आपकी संस्कृत की होगी उसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज होगी, क्योंकि बिना हथियार के लड़ाई नहीं होती है, बिना रणनीति के लड़ाई नहीं होती है। आपकी आज की रणनीतियां ये होंगी और इसमें एक टॉपिक भी आपका लिया गया है। वो एक टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाएगा और पूरा सिलेबस बताया जाएगा। काम आपका ये है कि आप पेन पेपर लेकर के बैठेंगे, अपना सिलेबस आप नोट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक तरफ आपके टॉपिक होने चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ लिया उस पर निशान लगाइए। उसके बगल एक लाइन होनी चाहिए आपकी कि उसमें आप लिखेंगे कि कितना आपने जो है उसका रिवीजन किया। तो एक आपका टिक लगाना है कि हो गया कि नहीं, दूसरे में रिवीजन किया और कितनी बार किया, जितनी बार किया उतना निशान लगाना है। उसके आगे एक और बनाएंगे प्रैक्टिस का कि आपने उसका प्रैक्टिस भी कर लिया है, ठीक है ना। इतना काम कर लेना है सर के साथ में। आज की क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है, आप लोग क्लास में लास्ट तक जुड़िएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझसे कर सकते हैं। मेरी जब भी क्लास आएगी आप उसमें क्वेरीज करिए, जैसे नोट्स हैं और ये सब हैं, तो ये सब आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। बाकी की जो भी स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं आप सर से डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास एकदम बेहतरीन होने वाली है, आप क्लास तक जुड़िए और सर अब आप अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। थैंक यू अंकित सर। तो सभी का स्वागत है स्टडीशाला 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। आज जैसा कि आपका यूपी टेट की क्लास का आगाज़ हो चुका था, तो उसमें सीडीपी और हिंदी मैथमेटिक्स की क्लास आपकी लगातार चल रही है। उस क्रम में आज हम संस्कृत की पहली क्लास लेंगे और संस्कृत की पहली क्लास में जैसा कि सर ने बताया, आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि यूपी टेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत कम भी नहीं पढ़ना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक आपको क्या है आज का? टॉपिक तो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिलेबस कराया जा रहा है। तो संस्कृत सिलेबस है ना, संस्कृत का पाठ्यक्रम आपको क्या पढ़ना है यूपी टेट। और ये जो हम बता रहे हैं ना, ये क्लास 1 से 5 तक की है। अभी जो सिलेबस नोट कराया जा रहा है ये कक्षा 1 से लेकर के और 5 तक के जो यूपी टेट का पेपर होता है उसके लिए है। 6 to 8 वाले में क्या ऐड करना है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। पर ये कॉमन है, जो अभी है ये थोड़ा सा कॉमन है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, विषय वस्तु में आप देखिए ये संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं संज्ञाएं पढ़ना है। तो संज्ञा में क्या है, शब्द रूप पढ़ना है। शब्द रूप में कौन कौन सा है आपका, ये अकारांत। अकारांत क्या होता है, जिसके अंत में आए अकारांत, जिसके शब्द में जिस शब्द के अंत में बड़ा आए वो आकारांत, है ना। और जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आए वो ईकारांत होता है। जिस शब्द के अंत में छोटा ऊ आए वो उकारांत होता है। और जिस शब्द के अंत में री आए वो रीकारांत होता है। अंत में का क्या मतलब है, जैसे हम ये राम ले रहे हैं, तो राम में क्या आ रहा है, देखिए राम में देखिए माँ माँ कहेंगे तो आ रहा है, तो ये लास्ट में आ रहा है इसलिए अकारांत हो गया, है ना। और बड़ा आएगा तो आकारांत हो जाएगा, फिर बड़ी ई आएगी तो ईकारांत हो जाएगा, ऐसे री आएगा तो रीकारांत हो जाएगा। तो आकारांत में जैसे राम है, बालक हैं, है ना, और छात्र हैं। फिर आकारांत में रमा है, बालिका है, लता है। अकारांत नपुंसक लिंग में फल जल ज्ञान, है ना। और ईकारांत स्त्रीलिंग में जैसे नदी है, जननी है और नगरी है। और उकारांत में जिसके अंत में ऊ आया है, हमने पहले ही बताया, तो इसमें गुरु में देखिए ऊ आ रहा है, भानु में ऊ आ रहा है, साधु में ऊ आ रहा है इत्यादि। और ऋकारांत पुल्लिंग जैसे पितृ, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ये ऋकारांत हो गया। और ये ऋकारांत स्त्रीलिंग यानी लास्ट में देखिए इसके शब्द के लास्ट में क्या आ रहा है, री आ रहा है,
तो ये ऋकारांत स्त्रीलिंग हो गया। तो इनका शब्द रूप आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया जाएगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है घर, परिवार, परिवेश, पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम। मतलब घर परिवार में जैसे आपके जो रिश्ते होते हैं, मामा हैं, चाचा हैं, बुआ हैं, फूफा हैं, बहन हैं, भाई हैं, तो इन रिश्तों को संस्कृत में जैसे भाई को भ्राता, है ना, पिताजी को पितृ, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो इनका संस्कृत में नाम बताया जाएगा। परिवेश में आपके परिवेश यानी चारों ओर जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, तालाब है, नदी है, पेड़ है ना, तो पहाड़ है, तो इनका इनका भी संस्कृत में नाम। पक्षी, पक्षी में जैसे जो भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी आप हिंदी में जानते हो, उनका नाम संस्कृत में यहाँ पे बताया जाएगा। वैसे हिंदी में नाम आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितने पक्षियों के नाम आप लोग जान रहे हैं। फिर घरेलू उपयोग की वस्तुएं, घर में आप बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हो, है ना, तो उनका संस्कृत में नाम यहाँ पे बताया जाएगा। फिर आता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो सर्वनाम में भी हम इसका रूप याद करेंगे, जैसे अस्मद है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में लगभग पूछा जा चुका है। युष्मद है ना, सर्व है, ये सब इसमें हम लोग इसका भी याद कराएंगे आपको रूप। और क्रियाएं हैं। अब अगला क्या आता है चैप्टर, क्रियाएं। क्रियाएं क्या होता है, एक्टिविटी जो आप सुबह सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हो, जैसे खाते हो, पीते हो, नहाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, जाते हो, आते हो, कूदते हो, डांटते हो, मारते हो, है ना, तो ये सारी एक्टिविटी है, तो इन्हीं को क्रिया बोलते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे। जैसे धातु रूप में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे पठ है, गम है ना, इन सभी धातुओं को हम पांचों लकार में पढ़ेंगे। लकार तो ऐसे संस्कृत में 10 होते हैं, लेकिन 5 लकार जो कि आपके सिलेबस में है, उनमें हम आपको ये रूप याद करा देंगे और बहुत अच्छे से याद करा देंगे। आपको बस विश्वास रखना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस हम करवाएंगे। फिर आपके शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। आपके शरीर में जो आपके मुख्य मुख्य अंग हैं, उनका जो है संस्कृत शब्दों का प्रयोग बताया जाएगा, यानी उनके संस्कृत में नाम बताए जाएंगे, है ना। जैसे आपका जो भी शरीर में अंग है, उनके प्रमुख अंगों का संस्कृत में नाम बताया जाएगा, इसको याद करा दिया जाएगा बहुत अच्छे से। फिर अव्यय पढ़ेंगे, उसके बाद संधि पढ़ेंगे। संधि में स्वर संधि आप लोगों ने क्लास 6 से ही पढ़ा होगा, है ना, व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये संधियों के प्रकार और इनसे रिलेटेड इनका संधि विधायक सूत्र और संधि विच्छेद करना आपको सिखाया जाएगा। फिर संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान हमेशा एक प्रश्न इस टॉपिक से, बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, एक दिन का टॉपिक होता है, पर इससे एक प्रश्न जरूर आपके यूपी टेट में और सी टेट में भी पूछ लिया जाता है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 से 100 तक में भी कुछ ही हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे 96 है, 96, है ना, ये पूछा जाता है। तो आपको हिंदी में तो नहीं पता होगा, ये वाला पता है आप लोग को? अभी हमें लग रहा है आप लोग को यही पता होगा, 1 2 3, है ना, पर ये हिंदी में हो गया, पर संस्कृत में आप लोग को बहुत अच्छे से बताया जाएगा और याद करा दिया जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। फिर हम लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार कहाँ से आया, माहेश्वर सूत्र से आया, ये सब बताया जाएगा। फिर स्वर के प्रकार, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, है ना, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं, और प्रत्याहारों के आधार पर कितने स्वर होते हैं। व्यंजन के प्रकार आपको बताया जाएगा, व्यंजन में जैसे अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद ये अनुस्वार आपको बताया जाएगा, है ना। फिर अनुनासिक व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो नासिका से उच्चारण जिनका होता है, ऐसे व्यंजन को हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, तो इसके बारे में ही आप लोग को बोध कराया जाएगा। समास, अगला टॉपिक आता है समास। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समास से हमेशा यूपी टेट में एक से दो प्रश्न रहते हैं। और फिर समास में जो भी इसके प्रकार हैं, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है ना, और तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, और द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, ये सारे समास के आपको पार्ट कराए जाएंगे। उपसर्ग, 22 उपसर्ग आपको कराए जाएंगे कि शब्द जैसे दिए रहेंगे उसमें कौन सा उपसर्ग है,
जैसे संस्कृत ही है, संस्कृत में कौन-सा उपसर्ग है, तो ये सारे जो 22 उपसर्ग हैं, उसको बताया जाएगा और उसको लगाकर जो शब्द बनते हैं, वो सिखाया जाएगा और आपको भी करना सिखाया जाएगा कि उपसर्ग लगने पर कौन से शब्द बन जाते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द, ये तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 6 से लेकर 10 तक पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, तो वही सारे शब्द होंगे। पर उसमें से जो मेन होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, वो हम यहाँ पे सेशन में ले लिया करेंगे। विलोम शब्द आपको पढ़ाया जाएगा। कारक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से 2 या 1 या 2 प्रश्न हमेशा रहते हैं कारक से, है ना? तो कारक में भी जो भी होंगे आपको कराया जाएगा। अ, कारक में जैसे रुच्यर्ता नाम प्रियमाणा है और आपका एनांग विकारा है ना? ये सब आपको इसका सूत्र बताया जाएगा और एकदम आपको सिखा दिया जाएगा कि और आप देखकर कोई भी वाक्य लिखा रहेगा तो उसमें जो अंडरलाइन शब्द रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति है या कारक है, तो आप लोग उसको तुरंत बता ले जाएंगे। हम आपको इस पे प्रैक्टिस करा देंगे। प्रत्यय ये बहुत बच्चों को टफ लगता है ना? सारे बच्चों को ये टफ लगता होगा, लेकिन ये बहुत इजी वे में हम लोग बताएंगे आपको कि प्रत्यय, जैसे ल्युट प्रत्यय है, ल्युट में पठ में अगर ल्युट प्रत्यय का अगर योग कर दिया जाए, पठ में ल्युट प्रत्यय अगर लगा दिया जाए तो ये पठनम बन जाता है ना? तो अब बच्चे परेशान रहते हैं कि ल्यूट का और इसमें ना है ना माँ है, तो ये पठनम कैसे बन गया? बहुत अच्छे से बताया जाएगा आपको, है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाच्य, जो तीनों वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके बारे में बताया जाएगा। कवियों और ये साहित्य से है, कवियों एवं लेखकों के रचनाएं, यानी जो कवि हैं संस्कृत में, जो अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, उनकी कौन सी रचना है और उस रचना में भी कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम कराएंगे और वही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसे बहुत ही एक प्रश्न एक बार टीटी में पूछा था, वासवदत्ता किसकी रचना है ना? तो ये जो है सुबंधु जी की रचना है। तो ये सारा चीज़ आपको कराया जाएगा। कालिदास की रचनाएं कौन सी है ना? ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब आगे, ये तो आपका व्याकरण में हो गया और एक चैप्टर साहित्य का था, कवियों एवं लेखकों के नाम और उनकी रचनाएं। फिर आपका भाषा विकास का अध्यापन ये किया जाएगा। तो इसमें अधिगम क्या चीज़ है और भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी आपको कोई लिखित लिखना है या बोलना है तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसको भी बताया जाएगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। भिन्न भिन्न कक्षा में आपको भाषा पढ़ाना है तो पढ़ाने में कौन सी चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, है ना? और भाषा और कौन सी त्रुटियां हो जाती हैं, इसको भी आपको पढ़ाया जाएगा। भाषा कौशल, है ना? तो भाषा कौशल भी क्या है? वही LSRW है ना? और भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना बताया जाएगा। तो वही भाषा कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, जिसको आप लोग इंग्लिश में LSRW बोलते हो। अध्यापन में अधिगम सामग्रियाँ क्या होती हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सीखने के लिए? पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है, आप लोग जानते हैं। पेन की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीमीडिया, आजकल आप लोग सोशल मीडियाज़ पे जाते हैं, यूट्यूब है आपका, टेलीग्राम है, उस पे पढ़ रहे हैं। और कक्षा का बहुभाषाई संसाधन भी यूटिलाइज करते हैं। उपचारात्मक अध्यापन का भी आपको नॉलेज कराया जाएगा। ये था हमारा सिलेबस। सिलेबस यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग सबसे पहले सिलेबस को जैसा कि सर ने बताया, सिलेबस लिख लीजिएगा और कौन सा टॉपिक आपका कवर हो चुका है उस पर टिक कर लीजिएगा, और कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद उसको आर बना लीजिएगा, जिससे कि ये पता चले कि इसका रिवाइज हो गया है। तो हम लोग भी रिवीजन बहुत ढेर सारा कराएंगे। हर क्लास का एक थ्योरी का पार्ट कराएंगे, उसके बाद उसी क्लास से हम लोग एक ये MCQ टाइप में प्रश्न ले लेंगे और उसके उत्तर आप लोग को देने रहेंगे। बात करते हैं, अब हम यहीं से अपनी आज क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो संस्कृत जो स्टार्ट हुई है, जो प्रारंभ हुई है, वो व्याकरण शब्द से, है ना? व्याकरण, संस्कृत में व्याकरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो व्याकरण, व्याकरण ही अगर देखा जाए तो व्याकरण 4 शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण 4 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से?
वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्यूट, इन 4 शब्दों से मिलकर व्याकरण बना है। वी क्या है इसमें? वी उपसर्ग है, और आंग क्या है? ये भी उपसर्ग है। क्री क्या है? ये धातु है, और ल्यूट क्या है? ये प्रत्यय है। तो व्याकरण 4 शब्दों से मिलकर बना है। वी आंग क्री ल्यूट। वी आपका उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, क्री जो है धातु है, और ल्यूट क्या है? प्रत्यय है। इन चारों के योग से जाकर के व्याकरण का निर्माण होता है। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है संस्कृत में? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, ये विद्यालय वाला अध्याय है ना। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणः। व्याक्रियन्ते मतलब जो व्याख्या करता है, और व्युत्पाद्यन्ते मतलब जो उत्पत्ति करता है ना। तो किसकी? शब्दाः मतलब शब्द की। जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या है? जो शब्दों की उत्पत्ति और व्याख्या करता है वही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 2 अन्य नाम हैं, इसको शब्द शास्त्र बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले व्याकरण के अन्य 2 नाम कौन से हैं, तो एक तो है शब्द शास्त्र, और दूसरा क्या है? पद शास्त्र। यानी व्याकरण को शब्द शास्त्र और पद शास्त्र दोनों कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग टिक इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। व्याकरण शब्दों पर आधारित होता है, व्याकरण शब्द पर आधारित है ना। अगर पूछ ले आपसे व्याकरण किस पर आधारित है, तो उसमें हो सकता है ऑप्शन दिया रहे शब्द पर, वाक्य पर, ध्वनि पर। तो आपको किस पर टिक मारना है? शब्द पर। व्याकरण जो है शब्द पर आधारित है, ध्वनि और वाक्य पर आधारित, वर्ण पर आधारित नहीं है। अब आते हैं संस्कृत के जो आदि व्याकरणाचार्य हैं। संस्कृत के जो आदि व्याकरणाचार्य हैं ये महर्षि पाणिनि जी हैं। महर्षि पाणिनि ने ही तपस्या की थी, तो उनके तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया, तो उसी से माहेश्वर सूत्र, 14 माहेश्वर सूत्र निकले हैं। उसी से महर्षि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, और उसी से पूरा संस्कृत की रचना हुई। संस्कृत के आदि व्याकरणाचार्य कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं। अगर आपसे पूछ ले कि संस्कृत के आदि कवि कौन है, तो आदि कवि जब भी पूछेगा तो पाणिनि ना लगाइएगा, तब आपको कालिदास लगाना है। आदि कवि कालिदास, पर आदि व्याकरणाचार्य पूछेगा तो आपको महर्षि पाणिनि लगाना है। और आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो इन्हीं की रचना है, अष्टाध्यायी। तो आदि व्याकरणाचार्य कौन हो गए? महर्षि पाणिनि है। और आदि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? यानी आदि मतलब होता है पहले व्याकरणाचार्य कौन है? महर्षि पाणिनि। और पहला व्याकरण ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की, जैसे अभी हमने आपको बताया, अष्टाध्यायी की रचना 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर की गई है। कितने माहेश्वर सूत्र निकले थे? हमने आपको बताया शंकर भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है उसी 14 माहेश्वर सूत्रों से की गई है। उसी 14 माहेश्वर सूत्र से पूरे आपके अष्टाध्यायी की रचना कर दी गई है। उसी में स्वर और व्यंजन सारे निहित हैं। अब अष्टाध्यायी ये रचना का नाम है, और अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? महर्षि पाणिनि जी हैं, है ना। अब अष्टाध्यायी में जैसे कि आपको क्लियर हो रहा है कि अष्ट मतलब क्या होता है? अष्ट मतलब होता है 8, और अध्याय इसमें आई है ना। तो 8 अध्याय वाला यानी अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी में कितने हैं अध्याय? अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4-4 चरण हैं। इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी किस शैली में निबद्ध है, वैदर्भी शैली में कि सूत्र शैली में, तो आप लोग को तुरंत टिक मारना है, अष्टाध्यायी सूत्र शैली में निबद्ध है। और अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है इसमें कितने सूत्र हैं, अगर एक्यूरेट पूछेगा तो आपको 3978 बताना है, और लगभग इसको 4000 माना जाता है। अगर ऑप्शन में 4000 है और 3978 है तो 3978 मारना है, और अगर 3978 नहीं है तो 4000 आपको लगा देना है, क्योंकि लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में है। अब अष्टाध्यायी में जो सूत्र लिखे गए हैं उसमें अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है? प्रथम सूत्र को बोलते हैं मंगलाचरण सूत्र। यहाँ पे देखिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, इसको क्या बोलते हैं?
मंगलाचरण सूत्र बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। कौन सा है? वृद्धिरादैच। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑप्शन में दिया रहता है, एक तो ये वृद्धिरादैच और एक दिया रहता है वृद्धिरेच। एक दिया रहता है वृद्धिरेच। दोनों लगभग देखने में सेम लगते हैं, दोनों देखने में सेम है और दोनों ही संस्कृत के ही उपयोग में आने वाली हैं। तो ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है और ये वृद्धि संधि का संधि विधायक सूत्र है। ये वृद्धि संधि का संधि विधायक सूत्र है। तो ऑप्शन में दोनों रहता है, लेकिन जिसमें दो दा होगा वो समझ लीजिएगा पाणिनि का पहला सूत्र है, मंगलाचरण सूत्र है। पाणिनि का पहला सूत्र कौन सा है? तो वृद्धिरादैच है ना। फिर अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अगर पूछ लेगा तो आ है, छोटा आ है, इसमें बड़ा वगैरह नहीं लिखना है, दो छोटा आ। तो ये क्या है? ये अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है? छोटा आ और छोटा आ, है ना। और पहला हमने आपको बता ही दिया, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, वृद्धिरेच नहीं होता है, वृद्धिरादैच, ये आपका करेक्ट है ना। उसके बाद कात्यायन। कात्यायन जिनको वररुचि भी बोलते हैं, कात्यायन का ही अन्य नाम वररुचि है और इनका अन्य नाम वार्तिककार है। तो इन्होंने वार्तिक भाष्य की रचना की, है ना। इस महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी से ही वार्तिक भाष्य की रचना करी। और महर्षि पतंजलि, है ना, महर्षि पतंजलि ने, जिनको भाष्यकार बोला जाता है, ये भाष्यकार हैं। कौन? महर्षि पतंजलि। और महर्षि पतंजलि का जो ग्रंथ है उसको, उसका क्या नाम है? महाभाष्य है। यहाँ महाभाष्य और वार्तिक भाष्य का की चर्चा इसलिए हुई कि ये दोनों अष्टाध्यायी के ही आधार पर हुई है, इसलिए इसको इस टॉपिक में रख लिया गया है ना। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, कात्यायन ने वार्तिक भाष्य की और महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। अब क्योंकि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना, अष्टाध्यायी की रचना करी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी, और कात्यायन कात्यायन ने वार्तिक भाष्य की रचना करी, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना करी। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछता है त्रिमुनि कौन हैं, तो त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। अब आ जाइए हम लोग इसी पर प्रश्न कर लेते हैं। पाणिनि की वर्णमाला कितने भागों में विभक्त है? पाणिनि की जो वर्णमाला है कितने भागों में विभक्त है? तो ये 14 भागों में विभक्त है, क्योंकि पाणिनि की जो वर्णमाला है वो 14 माहेश्वर सूत्रों से हुई है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 14। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो माहेश्वर सूत्रों की इस जो उत्पत्ति है, अब इसमें बताइए, दिव्य उत्पत्ति, साधक उत्पत्ति, मानव उत्पत्ति की वार्तालाप। तो क्योंकि भगवान शिव शंकर ने डमरू बजाया था, तो उनके डमरू बजा 14 बार डमरू बजाने से ही 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे। तो इसलिए भगवान शिव क्या हैं? देव हैं। तो इसको क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिव्य उत्पत्ति हो जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं, व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कौन सा प्रत्यय है व्याकरण शब्द में? ऋल प्रत्यय है कि अन है, कि अन तो प्रत्यय होता ही नहीं, अनम भी नहीं होता, कि ल्युट प्रत्यय है? तो यहाँ पे ल्युट प्रत्यय होगा। हमने आज जैसे आपको बताया व्याकरण में अगर
प्रत्यय देखिए कौन सा है, ल्युट है। प्रत्यय कौन सा है, ल्युट है। अगर उपसर्ग पूछ लेगा तो वी और आंग है, धातु क्या है, क्री है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ल्युट होगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, व्याकरण किस पर आधारित है। तो व्याकरण जो है ना तो ध्वनि पे आधारित है, ना तो वाक्य पर आधारित है, किस पर आधारित है, शब्द पर आधारित है, और ना तो धातु पर आधारित है। हमने आपको बताया था जब थ्योरी हो रही थी तो कि व्याकरण शब्द पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, सूत्रकार किसे कहा जाता है। सूत्रकार कौन है, वररुचि है, नहीं, कात्यायन भी नहीं है, पतंजलि भी नहीं है ना। वररुचि और कात्यायन तो सेम ही है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इन्होंने वार्तिक भाष्य लिखा। पाणिनि को कहा जाता है सूत्रकार, जो 14 माहेश्वर सूत्र की रचना हुई है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पाणिनि जी को सूत्रकार कहा जाता है। त्रिमुनि में कौन से आचार्य आते हैं, इसमें से कौन ऐसे हैं जो त्रिमुनियों में आते हैं, 3 मुनियों में आते हैं। 3 मुनि अभी आपको बताया था मैंने कि महर्षि पाणिनि, कात्यायन जिनको वार्तिककार भी कहते हैं या वर रुचि भी बोलते हैं उनको, उनका नाम 2 है, वो 3 है। एक तो कात्यायन, दूसरा वर रुचि, और तीसरा वार्तिककार है ना, और पतंजलि। तो त्रिमुनि में दंडी आते हैं, दंडी नहीं आते हैं। कालिदास नहीं आते, ये आदि कवि हैं, इनको उपमा के लिए जाना जाता है। भारत भी नहीं है। तो कौन है, वर रुचि। वर रुचि कौन है, त्रिमुनि। त्रिमुनि कौन कौन से हैं, हमने बताया, इन्हीं का नाम कात्यायन है, इन्हीं का नाम जो है वार्तिककार भी है। इन्हीं का नाम क्या है, वार्तिककार भी है। और ये पहले हो गए, दूसरे आपके महर्षि पाणिनि हो गए, और तीसरे कौन से हैं आपके, पतंजलि। पतंजलि, ये 3 त्रिमुनियों में आते हैं, तीसरे ये हो गए। तो इसमें वररुचि जी जो है 3 मुनियों में आते हैं। अष्टाध्यायी की शैली कौन सी है, जो अष्टाध्यायी लिखा गया है वो किससे निबद्ध है। हमने बताया था अष्टाध्यायी सूत्र शैली में निबद्ध है। किस में निबद्ध है, सूत्र शैली में निबद्ध है। तो ना तो काव्य शैली है और ना तो वैदर्भी शैली है, ये सूत्र शैली राइट आंसर होगा। नवीन शैली कोई शैली नहीं। तो सूत्र शैली में अष्टाध्यायी की रचना की गई है। फिर देखिए आ रहा है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है। क्लास में आपको बताया गया कि अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वो कौन सा है, वो आ है ना। वृद्धि रेच, ये संधि विधायक सूत्र है वृद्धि संधि का, अयुण कुछ होता नहीं है, मतलब अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ आ। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का प्रथम और मंगलाचरण सूत्र कौन सा है। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है, जिसको कि मंगलाचरण सूत्र भी बोलते हैं, ये कौन सा है। तो ये है, हमने आपको बताया था वृद्धिरादैच। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये वृद्धिरेच और वृद्धिरादैच दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन इसमें हमने बताया 2 बार दा है, वो जो है अष्टाध्यायी का प्रथम मंगलाचरण सूत्र है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके जो भी डाउट्स हैं, आज क्लास छोटी हुई पर आगे आपकी क्लासेस हम बड़ी लेंगे, है ना। तो आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो टॉपिक्स आपको अलग से पूछना होगा, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।